हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो कौन कौन से एक बिजनेस जब भी आप करते हो तो कौन कौन से लॉ को आपको कंसीडर करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। सेल करते हो किसी प्रोडक्ट को तब कौन से रूल रेगुलेशन को फॉलो करोगे, जब कोई आप कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करते हो तब कौन से करोगे, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट जो हम आज पढ़ने वाले हैं। आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लीगल इन्वायरमेंट ही क्या होता है, इसके ऊपर आइए हम चर्चा कर लेते हैं। द कोड ऑफ कंडक्ट विच डिसाइड द लीगल बाउंड्री ऑफ ए बिजनेस। मतलब जो रूल रेगुलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जो किसी बिजनेस की लीगल बाउंड्री को डिसाइड करता है, उसको हम लीगल इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है। और जो बिजनेस किसी भी कंट्री के अंदर जो बिजनेस रन किया जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट जो भी प्रायोरिटीज होती है, कुछ सेक्टर को प्राइवेट के लिए ओपन करती है, कुछ को पब्लिक के लिए ओपन करती है। कहने का मतलब कि बिजनेस रेगुलेटेड किया जाता है किसी भी देश में उसकी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पढ़ते हैं लीगल इन्वायरमेंट, जैसे जैसे बिजनेस की नीड, गवर्नमेंट की नीड या फिर कंज्यूमर की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग लीगल इन्वायरमेंट में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किए जाते हैं। ठीक है। सारे के सारे जो डिसीजन होते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, डोमिनेशन के रिगार्डिंग, अपने जो कंट्री है इंडिया, इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, तो बिजनेस कोई भी कर सकता है, लेकिन हर किसी के ऊपर एक एपेक्स बॉडी बनाई गई। जैसे बैंकिंग, आप कोई भी बैंक ओपन कर सकते हो, प्राइवेट बैंक, कोई पर्सन, लेकिन उसके लिए आरबीआई बनाया गया है। इंश्योरेंस कर सकते हो, उसके लिए इड्रा बनाया गया है। कोई भी कंपनी ओपन कर सकते हो, उसके लिए कंपनी एक्ट बनाया गया है। फॉरेन से ट्रेड कर सकते हो, उसके लिए फेमा बनाया गया है। अल्टीमेटली ये कि नीचे का जो तबका है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया है, लेकिन उसकी परमिशन फिर भी गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और जो भी बिजनेसमैन इन रूल रेगुलेशन को, लेजिस्लेशन को नहीं मानेगा, उसके ऊपर हाई फाइन या पेनल्टी इम्पोज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो कौन कौन से ऐसे लॉ हैं जो इंडिया के अंदर बिजनेस करते टाइम कंसीडर करने पड़ते हैं, तो इसके कुछ कैटेगरीज ही हमने बनाई हैं, तो वो होप सो ये आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में वर्कमैन कंपनसेशन, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, मिनिमम वेजेज, अप्रेंटिस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट, और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ज़्यादा तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इस वीडियो में ही कवर करना है, तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बेसिक से हम पॉइंट पढ़ेंगे। इसी तरह से टैक्सेशन लॉ, इनकम टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, कस्टम एक्ट, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज, इस तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इसी तरह बैंकिंग में, बैंकिंग या इंश्योरेंस के अंदर आ जाता है। फिर हम पढ़ते हैं बिजनेस या कॉरपोरेट लॉ, जिसमें एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, कंपनी, नेगोशिएबल, ये सारे हम पढ़ेंगे। और कुछ अदर लॉ जो कहीं कैटेगराइज नहीं किए गए उसको यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कंपटीशन एक्ट आ गया, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट आ गया, आपका फेमा आ गया, आईटी एक्ट आ गया, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कंज्यूमर, मोनोपोली, वाटर, एयर, ग्रीन ट्रिब्यूनल, सारे के सारे एक्ट हम यहाँ पर डिटेल में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे। आइए जी करते हैं स्टार्ट। तो सबसे कैटेगराइज किया गया है, देखिए यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो देखा 2.1 में लेबर एंड इंडस्ट्री लॉ आ जाएगा, 2.2 में टैक्सेशन आ जाएगा, इसी तरह 2.5 में बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ आ जाएगा। तो ये आपको नोट्स जब आपको मिलेंगे तो उसके साथ साथ आप ये ध्यान में रख सकते हो क्या क्या किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं जी लेबर एंड इंडस्ट्री लॉ के बारे में। इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन जो इफेक्ट करता है बहुत ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री को, वर्कमैन को और देयर फैमिलीज को, यानी कि जो भी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कानून होता है वो इंडस्ट्री को तो इफेक्ट करता ही करता है, उसमें काम करने वाले वर्कर को भी करता है और उनकी फैमिलीज को भी करता है। और अपने इंडिया के अंदर बहुत सारी जो पॉपुलेशन होती है वो इंडस्ट्री में काम करती है, यानी कि बहुत सारे वर्कमैन काम करते हैं। ठीक है। ये देखा, इस कंसेप्ट ऑफ मास्टर या सर्वेंट है चेंज। भाई नौकर और मालिक का रिश्ता पहले वाला नहीं रहा कि मालिक एक मशीन की तरह नौकर का यूज करता रहे, बल्कि अब आप बोल सकते हो वर्कमैन को या एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे राइट दिए गए हैं। उन राइट के लिए ही गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कानून पास करती है, और उनमें से कुछ कानून या कुछ लॉ इस टाइप से हैं। पहला अगर हम बात करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर आया गया था, ये याद रखना। अगर कोई भी वर्कमैन काम करते टाइम इंजर्ड होता है तो उसकी पेमेंट जो है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को करनी पड़ती है। दूसरा था ट्रेड यूनियन एक्ट। अगर मान ले कोई काम करने की अच्छी फैसिलिटी ना हो, वर्किंग कंडीशन कैसी है, वर्किंग आवर्स कैसे हैं,
तो वो ट्रेड यूनियन का जो मेंबर होता है ट्रेड यूनियन उसकी हेल्प करते हैं। फिर आता है ये एक्ट दे रखा है 1926, तो ये एक्ट भी आ सकते हैं, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना भी आ सकता है या पर्टिकुलर किसी के बारे में पूछ भी सकता है, तो थोड़ा सा इसको आपको रीड आउट करना ही पड़ेगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर दिया गया है टू इंश्योर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कमैन। अगर पेपर में पूछा जाए कि सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कमैन कौन से एक्ट के अंदर इंश्योर की जाती है एक एम्प्लॉयज के वर्कमैन की, तो आप बोलोगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर। इसी तरह मिनिमम वेजेज के रिगार्डिंग दे रखा है, मिनिमम वेजेज कितना सर 8 घंटे काम करना है, 5 दिन काम करना है और टोटल एक वीक में 40 आवर्स काम करना है, ये मिनिमम वेज एक्ट के अंदर लिखा गया है। जैसे मिनिमम वेजेज 400 रुपये 500 रुपये जो गवर्नमेंट का रेट फिक्स होता है उससे कम पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला इनको नहीं रख सकता। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंदर क्या जाएगा, काम पर लगाने से पहले एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना कंपलसरी होता है। फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या दिया गया है, फैक्ट्री के अंदर जो भी क्लीन मान लो बोल सकते हैं इन्वायरमेंट होना चाहिए, जहाँ पर वो एम्प्लॉयज काम करते हैं वहाँ पर जो वर्क रूम है वो क्लीन होना चाहिए, उसकी टाइम टू टाइम सफाई होनी चाहिए, प्रिकॉशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और आप बोल सकते हो कि फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, इस टाइप से बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर कोई लेबर या वर्कर एम्प्लॉयज के अंदर या फिर इनके अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका सोल्यूशन जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर किया जाता है। ये थे आपके इंडस्ट्रियल लॉ। अब आते हैं टैक्सेशन लॉ। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जो किसी पर्सन पर लगाया जाता है उसी को वो पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स एक पर्सन पर लगता है लेकिन उसकी पेमेंट अदर पर्सन के द्वारा की जाती है। कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट, जो आपकी इनकम पर आपको ही टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपकी इनकम पर पड़ोसी टैक्स देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो हम डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर जो हम इंक्लूड करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 और वेल्थ टैक्स एक्ट 1956 को भी हम इंक्लूड करते हैं। अब इनकम टैक्स आपने पढ़ा भी होगा बीकॉम वगैरह में, बीकॉम फाइनल में आता है। 5 हेड होते हैं, सैलरी हेड, कौन कौन से हेड होते हैं जी 5, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये पांचों हेड की इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट जो है डायरेक्ट टैक्स एक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बनाता है जी अपना इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट आता है। सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट में कहाँ पर हम इसको कंसीडर करते हैं, जो इंटर स्टेट सेल होती है, एक स्टेट से जैसे हरियाणा से पंजाब में या पंजाब से कहीं राजस्थान में कहीं भी होगा वहाँ पर ये टैक्स लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी कहाँ पर लगाई, कस्टम एक्ट कहाँ पर लगता है, ये याद रखना, सेंट्रल सेल टैक्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे नहीं लगता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कस्टम एक्ट लगता है। सेंट्रल एक्साइज जब अपना इंडिया के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होता है तो ये गेट्स पे ही लगता है, कहने का मतलब है कि उस प्लांट से बाहर निकलते टाइम ही सेंट्रल एक्साइज टैक्स आपको देना पड़ता है। वैट क्या होता है, ये भी एक तरह का सेल टैक्स की तरह ही होता है, टैक्स ऑन सेल इसको हम बोल सकते हैं। और ये कब चार्ज किया जाता है पढ़िएगा, ड्यूरिंग सेल ऑफ गुड्स इट इज चार्ज इन द डिफरेंट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन या पेड ऑन द परचेज के टाइम। जो वेट होता है ये 11 डिजिट का होता है, जो टैक्स पेयर इसका फुल टिन नंबर अलॉट किया जाता है, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो टिन आपको याद रखना है, एक प्रीवियस क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा गया था। अब इन सभी एक्ट के जो आपको पता है सर जीएसटी आ गया है, तो इसलिए जीएसटी को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो जीएसटी के अंदर कौन कौन से एक्ट आते हैं वो भी इस पैराग्राफ के अंदर आप पढ़ पाओगे। इनडायरेक्ट टैक्स है जितने हमने पढ़े थे, ये आपके एक्साइज टैक्स है, कस्टम टैक्स है, ठीक है, सारे के सारे क्या थे, वैट था जी, सारे सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। तो जीएसटी जो होता है, जीएसटी के रिगार्डिंग देखिए क्या दिया गया है, इट इज ए इनडायरेक्ट फेडरल सेल टैक्स दैट इज अप्लाइड टू द कॉस्ट ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विस लगता है, और ये वन टाइम ही पे करना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसके ऊपर अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है जीएसटी के ऊपर, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ए कस्टमर हु बाय द प्रोडक्ट पे द सेल प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी, जो कस्टमर पे किसको करना पड़ता है, अल्टीमेट कस्टमर को पे करना पड़ता है, और ये आपको जैसे मान लें कि ए ने प्रोडक्ट खरीदा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी यहाँ पर कस्टमर है और ये होलसेलर है, ये रिटेलर है, तो क्या करेगा, सी इसके ऊपर टैक्स देगा। ये देखो ए ने क्या किया, जब भी ये बी बाय करेगा तो बी से टैक्स लेगा, ठीक है। इसी तरह बी सी से बाय करा तो सी टैक्स देगा बी को, तो ये रिफंड रिबेट इसको मिल जाती है वापस, ठीक है। ये जीएसटी वाले में हमने डिटेल में किया भी था। अब जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स को मर्ज किया गया है,
जो सेंट्रल लेवल पर टैक्सेज है लाइक सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, सर्विस टैक्स वो इंक्लूड करते हैं। और जो स्टेट लेवल पर थे एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, ट्रांसफ़र टैक्स, ठीक है, लग्जरी टैक्स, ये सारे के सारे जीएसटी के अंदर इंक्लूड किए गए। जीएसटी एक्ट आया था 2017 के अंदर। अब थर्ड फेज पे हम आ गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। सबसे पहले तो ये वर्ड ही आपको ध्यान होना चाहिए, ह्यूमन इंटेलेक्ट या ह्यूमन माइंड क्रिएशन, ये याद रख लेना। ह्यूमन माइंड क्रिएशन के कारण जो भी लॉ बनाए गए हैं उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंक्लूड हम करते हैं। ये एक हिडन प्रॉपर्टी होती है टू एक्युमुलेट द वेल्थ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इसलिए बनाए जाते हैं, इसके दो ब्रांचेज, एक तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लाइक पेटेंट करवाना, ट्रेडमार्क करवाना, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के रिगार्डिंग। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पे आपने कार का टार्जन फिल्म देखी हो तो कार का डिज़ाइन के रिगार्डिंग ये रजिस्टर करवाना पड़ता है। कॉपीराइट के अंदर आपका जो सॉन्ग वगैरह होते हैं, कॉपीराइट आपने देखा ना, पुस्तक बुक वगैरह पे होते हैं, म्यूजिक वगैरह पे होते हैं, ये कॉपीराइट के अंदर आ जाते हैं। फिर आता है इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर कुछ डिटेल में हम पढ़ते हैं लाइक पेटेंट एक्ट 1970। पेटेंट एक्ट अभी हम बोल गए थे कि इंडस्ट्रियल लेवल पर होता है ये। देखिए दो तरीके से हमने पढ़ा था एक बार, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी या फिर कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर। इसमें क्या दिया गया है, एक या एक से ज़्यादा जो पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होती है, वो गवर्नमेंट से आप ऑथराइज करवा लेते हो और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। और उस लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उस प्रॉपर्टी को सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, ठीक है। और जो इन्वेंटर होता है, जो इसका खोज करता होता है पेटेंट का, वो इसका बेनिफिट उठाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम उठाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इनका टाइम पीरियड दे रखा है, किसी में 10 साल, किसी में 20 साल, किसी में कितना ही। ट्रेडमार्क क्या होते हैं, किसी भी सिंबल को, ब्रांड को, लेटर को ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करना, वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर आता है। कॉपीराइट अभी हम पढ़ के आए थे, किसी पर्सन की, लेबर की, आप बोल सकते हो स्किल ऑफ ए पर्सन, ठीक है, ये वर्क को, लेबर को, उसको प्रोटेक्ट करता है ये। फिर इसके बाद आता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या दिया गया है, बैंकिंग के अंदर भी कोई भी अगर आप कंपनी बैंक ओपन करते हो तो उसके लिए आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। इंश्योरेंस ओपन करते हो तो इसके लिए इरडा की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और एफडीआई जो भी आता है वो इनके थ्रू ही आएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। इसके अंदर क्या दिया गया है कि चाहे वो बैंक रिलेटेड हो, पब्लिक सेक्टर के रिगार्डिंग, ठीक है, चाहे प्राइवेट सेक्टर को, दोनों को आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के रूल रेगुलेशन मानने पड़ते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कुछ मतलब कौन बैंकिंग का बिजनेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये भी सारा का सारा इसी के ऊपर डिपेंड होता है। बैंकिंग का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको आरबीआई से क्या करना पड़ेगा सर, आरबीआई से हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। आरबीआई से क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, उसी पर्सन को बैंकिंग का लाइसेंस देता है जिसको आरबीआई श्योर हो जाए कि कस्टमर का अगर इसमें कोई पैसा जमा करवाएंगे तो वो डूबेगा नहीं, ठीक है। और बैंकिंग से रिलेटेड बिजनेस, चाहे आप कोई इंडियन हो, आप अगर आपको बाहर करना है या इंडिया के अंदर करना है, तो दोनों कंडीशन में आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह इंश्योरेंस के अंदर हम अगर बात करते हैं, मैं इरडा का नाम ले रहा था बार बार, तो इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर, चाहे आप जनरल सेक्टर हो, चाहे आपका जनरल के अलावा कोई और हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस और जो आपके फायर, मरीन, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, ये जनरल इंश्योरेंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन अगर हम बात करेंगे बिजनेस एंड कॉरपोरेट लॉ के बारे में बात करते हैं। बिजनेस लॉ कौन कौन से होते हैं, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स दिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगा, उसके थोड़ा सा एक्सप्लेन उसको किया गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या दिया गया है, इसने बोला सर कोई भी ट्रेड या बिजनेस बिना कॉन्ट्रैक्ट के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दो पर्सन मिलकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके इस कैटेगरी के अंदर आया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर होते हैं, आपको फीचर ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर ही पूछता है। तो पहला आता है जिसके अंदर एटलीस्ट टू पार्टीज, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, अकेला व्यक्ति खुद के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक व्यक्ति ऑफर करेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लॉफुल कंसिडरेशन, ऐसा नहीं कि बगैर पैसे, मान लीजिए कि आपको ज़मीन बेचनी थी और दूसरे ने पैसे दे दिए, लेकिन पैसे वो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, सीधी बात यही है। ऐसा नहीं कि 2 करोड़ की ज़मीन को आप 2 लाख रुपए में खरीद लाओ,
ऐसा चलेगा ही नहीं। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, दबाव प्रेशर, ऐसा नहीं कि ऊपर गन रख के उस पर साइन करवा रहे हो आप, ये नहीं चलेगा। और लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि वो जो जो दोनों पार्टीज हैं वो इस लेवल वो इस लेवल की है कि वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई माइनर है या फिर कोई पागल है, उस टाइप से नहीं होना चाहिए। तो ये फीचर आपको याद करने हैं। 1872 था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 दिया गया है। सेल ऑफ गुड्स, इसके अंदर एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और गुड्स को हम आप बोल सकते हो कि गुड्स के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन की जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि इस टाइम पर इतनी पेमेंट देकर वो सामान खरीद लेगा। कुछ इसके फीचर दिए गए हैं, आइए वन बाय वन इसको रीड आउट करते हैं। एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, एक तो बेचने वाला जिसको सेलर बोलेंगे, एक खरीदने वाला जिसको बायर बोलते हैं। नेक्स्ट वन, कंसिडरेशन देना बिना कंसिडरेशन के नहीं होगा। इसके अलावा एग्रीमेंट टू सेल, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा सेल का, ये सेल एक्ट 1930 के अंदर आना चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर लाइक आप स्टॉक, शेयर, बॉन्ड, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेलर टू बायर को जाती है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बात करेंगे तो आपको पता ही है कि सर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई बिजनेस चलाते हैं, उन सब के लिए जो पार्टनर है, और प्रॉफिट अर्निंग इसका मेन मोटिव होता है। एक वर्ड आता है इसमें थोड़ा हाईलाइट भी किया गया है, म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। मान लिया कि 10 पार्टनर थे, ठीक है, उसमें से मान लिया कि एक पर्सन चला रहा है उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो ये पर्सन जो भी काम करेगा वो बाकी 9 के ऊपर भी क्या होगा सर, वो लाइबल होंगे 9 भी। ठीक है, तो इसको प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन के नाम से भी हम जानते हैं। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एटलीस्ट 2 पर्सन, क्या बात करते हैं, एटलीस्ट 2 पर्सन होते हैं सर इसमें पार्टनरशिप में, और दोनों अडल्ट होने चाहिए, ये ज़रूरी है। ओरल और रिटर्न, मतलब लिखित भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि रिटर्न में ही हो, या फिर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होता है, पहले बताया भी जा सकता है, गर्भित होता है। प्रॉफिट शेयरिंग मैन मोटिव होता है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और पार्टनर जो होते हैं वो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, अगर इंडिविजुअली है तो पार्टनर बोलते हैं, और अगर वो मिल जाएं 10 पार्टनर है मान लेगी तो अलग अलग तो पार्टनर बोलेंगे, वरना मिलकर पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं उसके अंदर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 की कुछ लिमिटेशन थी, उनको दूर किया गया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 2008 के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ज़्यादा डिटेल में तो हम इसको काउंट वाले में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इतना ही पढ़ना है। फिर अगर हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये सारे के सारे जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके भी कुछ फीचर्स हैं, आइए वन बाय वन रीड आउट कर लेते हैं। पहला आता है फ्रीली ट्रांसफरेबल, कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, मनी की तरह यूज करते हैं, जैसे पैसा यूज कर सकते हो आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देने के लिए, वैसे इसका यूज कर सकते हो। कंसेंट ऑफ अदर पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रांसफर अगर आप करते हो, मान लीजिए ए के पास कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसको बी से सी से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। फिर आता है जिसके अंदर बाद कॉर्पोरेट लॉ के अगर हम बात करते हैं तो इसमें कंपनी एक्ट 2013 आता है। पहले आपको पता था 1956 था। और कंपनी के बारे में तो साहब को डिटेल से पता ही है कि सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसके पास एक कॉमन सील होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन इसको बोलते हैं। ये एक कंपनी इज नॉट ए सिटीजन ऑफ ए नेचुरल पर्सन नहीं है। ठीक है, जो कंपनी को बनाते हैं उनको प्रमोटर बोलते हैं, जिनके दिमाग में आइडिया आता है उनको प्रमोटर बोलते हैं, और जो कंपनी को चलाते हैं उनको डायरेक्टर बोलते हैं। 2 तरह के डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी आउटसाइडर के साथ कैसा रिलेशन रखेगी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आता है, जिसके अंदर 6 क्लोज भी आते हैं, डिटेल में अकाउंट में पढ़ लेना आप इसको। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। क्या आता है, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इंटरनल मैनेजमेंट एओ मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओ से ज़्यादा नहीं हो सकता। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एरिया वाइडर है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का उसके अंदर आता है। ठीक है, जो कंपनी को चलाते हैं उसको डायरेक्टर बोलते हैं। ये सब आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। कुछ इसके फीचर्स हैं, जल्दी जल्दी आइए रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड थी, लेकिन इसमें लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक शेयर खरीदा जिसकी वैल्यू 10 रुपये, आप 7 रुपये पे कर चुके, 3 रुपये पे नहीं किए, तो उन 3 रुपये के लिए कंपनी के बाइंडिंग आपके टाइम आप लाइबल रहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट वन आता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कि आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसकी मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग होती है। फिर इसके बाद ओनरशिप का मतलब शेयर होल्डर अलग होते हैं और मैनेजमेंट जो चलाने वाले डायरेक्टर वो अलग पर्सन होते हैं। इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होती हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके मेंबर डायरेक्टर एम्प्लॉयज, अगर किसी की डेथ हो जाए तो कंपनी फिर भी चलती रहती है। जो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी कंपनी की क्या है, सिर्फ पब्लिक कंपनी ही अपने शेयर जो है प्राइवेट को मतलब आम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। कॉमन सील होती है, कॉमन सील के साथ साथ उस डायरेक्टर के, उस पर्सन के, उस मैनेजमेंट के सिग्नेचर होने ज़रूरी है। अगर खाली सिग्नेचर कर दी किसी डॉक्यूमेंट पर तो कंपनी लाइबल नहीं है, और खाली अगर मोहर लगा दी तो वो भी नहीं चलती, दोनों का मिक्सअप होना ज़रूरी है। अब आता है 2.6 के अंदर हम पढ़ते हैं भाई ऊपर वाले लॉ के अलावा कुछ अगर बच गए तो वो इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। इसके अंदर क्या आता है, अगर दो पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका सोल्यूशन जो करवाता है उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर, ये याद रखना। अब आर्बिट्रेटर दो पार्टी है तो दो अलग अलग अपने भी कर सकते हैं, या तीसरा जो म्यूचुअल होगा वो भी किया जा सकता है। आइए कुछ इसके की पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। द एग्रीमेंट ऑफ द आर्बिट्रेशन मस्ट बी रिटर्न में होना चाहिए, पार्टी के उसके ऊपर साइन होने चाहिए, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, ये अलग अलग पार्टी अपना अपॉइंट कर सकती हैं, लेकिन कभी भी इवन नंबर में नहीं हो, क्योंकि इवन नंबर में होगा तो रिजल्ट ही नहीं आएगा ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कोई भी अगर बेंच बनती है, जैसे कि 31 जज होते हैं ठीक है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जो जज हैं 30 वो। अब कभी भी इनकी बेंच बनती है, लाइक अरविंद केजरीवाल वाले मामले में है कि उसको बेल देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि 2 है 4 है 6, ऐसे कभी नहीं होगा, बल्कि ओड नंबर में होता है। एक जज हो सकता है, सिंगल बेंच हो सकती है, या फिर आप बोल सकते हो कि ट्रिपल हो सकती है, इस टाइप से होते हैं। नेक्स्ट वन इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इफ़ द पार्टी फेल टू डिटरमाइन, अगर आर्बिट्रेज पार्टीज फेल नहीं करती तो आर्बिट्रेज अपीलेंट ट्रिब्यूनल बनाएगी जो खुद अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, ठीक है। अगर एक पार्टी की डेथ होगी तो ऐसा मतलब नहीं है कि उसके बाद वो उससे कोई लेना देना नहीं है, एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, नहीं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और हर पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी दी गई है। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेज दोनों पार्टी डिसाइड करती है कहाँ पर हमें समझौता करना, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की हेल्प से प्लेस डिसाइड किया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि कॉन्सिलेशन, अगर कोई पार्टी समझौता करना चाहती है तो दूसरी पार्टी को उसको लेटर देना पड़ेगा, और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी 30 दिन के अंदर अंदर, या रिजेक्ट करेगी, वो इन्फॉर्मेशन पहली पार्टी को देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो आर्बिट्रेटर है वो इसके ऊपर संज्ञान में लेता है। आगे नेक्स्ट आता है कंपटीशन एक्ट 2002। क्या आता है कंपटीशन एक्ट 2002 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडियन मार्केट को, जो फ्री ट्रेड, कहने का मतलब है कि मोनोपोली नहीं होने देता, सीधी बात ये जी, कंपटीशन बनाए रखता है। इसके अंदर क्या आता है, 2 टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट, एक होता है वर्टिकल एग्रीमेंट। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट क्या होता है, व्हेन द एंटरप्राइज आर कंपीटिंग विद इन द सेम बिजनेस, कि दो बिजनेस है ए और बी और सेम बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ के जो कंपटीशन उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अगर एक बिजनेस ए का अलग है, बी का अलग है, फिर उनका कंपटीशन, तो उसको वर्टिकल एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है कंपटीशन एक्ट, अगर कोई मर्जर एक्वाजिशन की प्रोसेस है तो कंपटीशन एक्ट 2002 को फॉलो किया जाता है, यही ध्यान रखना आपको, ठीक है। कोई भी कॉम्बिनेशन होता है तो गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि ऐसा तो नहीं है कि मोनोपोली हो जाए। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसकी कॉमन सील होती है, लाइक कंपनी की तरह ही आप बोल सकते हैं, इसका चेयरमैन होता है और वो डिसीजन ले लेते हैं। टोटल मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं, इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर मिनिमम 2, मैक्सिमम 10, लेकिन एट प्रेजेंट 6 मेंबर है। मेन फीचर क्या दे रखे कंपटीशन एक्ट 2002 के दिए गए हैं, सबसे पहला वही कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कंपटीशन को बनाए रखना, वो सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। पहला, टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट, कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, डोमिनेंस नहीं होना चाहिए किसी का, फ्रीडम ऑफ ट्रेड होना चाहिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ताकि उसको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन उसको या प्रोडक्ट मिलता रहे। नेक्स्ट वन आता है जी फेमा। फेमा जो यूज किया जाता है, फेमा जो है 19 फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पर मैनेजमेंट है, यहाँ पर रेगुलेशन है। सिर्फ फेरा में मैनेजमेंट का मतलब लोगों को साथ लेके चलना, रेगुलेशन का मतलब तो नियम थोपना।
तो फेमा ज़्यादा पॉपुलर हुआ है फेरा की बजाय। तो फेमा एक्ट आया था 1999 के अंदर, पहले फेरा था 1974 के अंदर। फेमा के क्या क्या पॉइंट आगे इसके अंदर कंसीडर करते हैं सर? कोई भी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया है वो फेमा को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है, और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई का भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जहाँ पर पैसे की बात आएगी वहाँ पर आरबीआई भी आता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करेंसी, अगर आपको सेल परचेज करनी तो फेमा के रूल रेगुलेशन मानने पड़ेंगे अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं तो। नेक्स्ट वन आता है फिर आपका एक्सपोजर। जैसे फॉरेन एक्सचेंज में आपको पता है कि रिस्क और बेनिफिट दोनों होता है, तो फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो उसको कंसीडर करता है फेमा। और सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है कि आपको बाहर से पैसा लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई जो बोल सकते हो कि नेसेसरी कंडीशन जो है आरबीआई भी डिसाइड करता है। तो ये फिर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी। अगर मान ले कोई भी आप क्राइम करते हो, क्राइम दो तरीके से, एक तो आजकल ऑनलाइन वाला चला हुआ है, एक आपका ऑफलाइन बोल लो। एक तो पहले क्राइम होता था, आजकल कंप्यूटर के हेल्प से क्राइम होने लगा ना, उसको हम इसके अंदर आप बोल सकते हो इसको साइबर क्राइम का नाम दे देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिख रखा है। कंप्यूटर में भी यूज टू कमिट ए क्राइम, कंप्यूटर का यूज किया जाता है क्राइम करते टाइम, तो इसलिए इसको साइबर क्राइम बोलते हैं, ठीक है। और इससे रक्षा के लिए इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 बनाया गया था। साइबर क्राइम के अंदर पेनल्टीज वगैरह भी रिस्ट्रिक्ट की गई है, प्रिस्क्राइब्ड की गई है। साइबर क्राइम के अंदर एक अपीलेंट ट्रिब्यूनल होता है जो डिस्प्यूट को रिजोल्व करता है, ठीक है। साइबर क्राइम में मेल के थ्रू आपके साथ क्राइम हुआ हो, हैकिंग हुआ हो, डिफेमेशन हुआ हो, वायरस ट्रांसमिशन के थ्रू हुआ हो, इन सब की शिकायतों का निपटारा किया जाता है। इंडिया के अंदर टू कवर द साइबर क्राइम सिक्योरिटी इन इंडिया एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी इन द ई कॉमर्स एज भी प्रॉम्प्ट, मतलब इंडिया के अंदर साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट उसके प्रमोशन पर ज़्यादा फोकस कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, कोई भी जो कंपनी बनाते हैं तो उससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, एक तो तरफ पोल्यूशन के कारण, दूसरा सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए कंपनी बनाना भी जरूरी है, कहने का मतलब बिजनेस करना भी जरूरी है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक ग्लोबल इशू है, इसके अंदर क्लोज लिंक होता है हेल्दी इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन के लिए फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए उसको पोल्यूशन को रोकना पड़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया, इन सबको, या इंडस्ट्रियल वेस्ट इसको कैसे डिस्पोज करना है, ट्रीट करके रिवर में डालना, ये सारा का सारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986 बोल लो, लेकिन अब कौन सा आ गया 2019 है, इसके ऊपर डिटेल में हम पहले कर चुके हैं कोर्स के अंदर, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना सर, ये इसके अंदर आता है। कंज्यूमर के 6 राइट होते हैं, वो राइट आपने वहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और CCA जो नया टॉपिक आया आपका वो भी इसी के अंदर आ जाता है 2019 के अंदर, ठीक है। और कंज्यूमर विद द राइट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर को सही इन्फॉर्मेशन मिले, ये 6 राइट में से एक राइट दिया गया है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है अगर वो भी कंज्यूमर के साथ कुछ गड़बड़ करती है तो भी उसका सोल्यूशन भी इसी एक्ट के अंदर किया जाता है। फिर बात करते हैं मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस 1969 में था, जो अब बंद हो चुका है। टू कंट्रोल द मोनोपोली, प्रोहिबिटेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, प्रोहिबिशन मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, या प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, ये इसमें सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इसको MRTP एक्ट भी बोलते हैं। इसको ख़त्म करके कंपटीशन एक्ट और कंज्यूमर एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, एयर पोल्यूशन के ऊपर दिया गया है। एयर को प्रिवेंट करना और उसको कंट्रोल करना, पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को 1981 के अंदर दिया गया है। इसके अंदर क्या गया है, रिड्यूस के जो एयर पोल्यूशन उसको कम करना है इसके, और एयर की स्टैंडर्ड जो क्वालिटी को बना के रखना है। इसके लिए जब भी आप कोई इंडस्ट्रियल प्लांट लगाते हो तो आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB की परमिशन लेनी पड़ती है और उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरीके से वाटर पोल्यूशन के लिए एक्ट बनाया गया है 1974। इसके अंदर क्या दिया गया है, वेरियस रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं जो इंडस्ट्री को प्रोहिबिट करते हैं कि वो भी जो भी गंदा पानी है वो डायरेक्ट रिवर्स में ना छोड़े, बल्कि उसको ट्रीट करके छोड़े, ठीक है। इसके अलावा है सॉरी
इसके अलावा दिया गया नॉन कंप्लायंस ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन, अगर आप रूल रेगुलेशन नहीं मानोगे तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 बनाया गया था। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा वाइड है। इसके अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी आता है और द नेचुरल रिसोर्स भी आते हैं। अब मैं जो बात कर रहा था स्टार्टिंग फेज पे, वो आपको अब यहाँ पर अब डिस्कस करना चाहूँगा कि बिजनेस एक्टिविटी और उससे रिलेटेड लो, कि जब भी कोई आप बिजनेस सेटअप करते हो तो बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं और हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग एक्ट हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ता है। नंबर 1, एस्टैब्लिशिंग ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब आप कोई नया बिजनेस बनाते हो तो आपको कंपनी लॉ के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। और कौन कौन से एक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, कंपनी एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लाइबिलिटी LLP बोलते हैं इसको 2008, ठीक है। इसी तरह इरडा, फेमा, ये रूल रेगुलेशन आपको जब भी कंपनी आपको भी एस्टैब्लिश करते हो बिजनेस, तब ये रूल रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। पहला, अब सर कंपनी तो बना दी, अब हमें रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए, उसके लिए भी कुछ अलग से रूल रेगुलेशन बिल्कुल है। अगर आपको अक्वायरिंग रिसोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड बिजनेस ऑपरेशन है, उसके लिए प्रॉपर्टी लॉ, लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, इनको फॉलो करना पड़ेगा और ये सारे एक्ट यहाँ पर लिखे गए। इसी टाइप से मार्केटिंग अगर आप करते हो तो उसके लिए ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये लॉ को आप कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप हायरिंग करते हो एम्प्लॉयज़ वगैरह की, ठीक है, हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, तो इसके लिए लेबर लॉ, लॉ रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दिए गए पैराग्राफ है, साथ के साथ आप इसको एक बार थोड़ा रीड आउट जरूर कर लेना, क्योंकि एक तो पहले चार्ट दिया गया था और एक ये दिया गया था, दोनों चार्ट से मिक्सअप करके भी अगर आप याद करोगे तो भी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। फिर आता है ऑफरिंग सर्विस टू द कस्टमर एंड सेलिंग आउटपुट, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर आ जाता है। और बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपको क्या क्या देना, मर्जर एक्वाइजिशन के लॉ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आज का अपना जो लास्ट टॉपिक आता है वो दिया गया जी, इम्पैक्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। क्या दिया गया है, इम्पैक्ट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सर इन लीगल इन्वायरमेंट का इंडिया में बिजनेस करने पर क्या इफेक्ट पड़ा है, बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है। पहले तो देखिए, जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां थी, सिगरेट और अदर तंबाकू प्रोडक्ट जो बनाते थे, उसके लिए एक्ट बनाया गया 2003। इसी तरीके से जो इन्फेंट मिल्क सब्सिट्यूट्स या फूड वगैरह बनाते बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के, नवजात बच्चों के लिए, ठीक है, जो 6 महीने से भी छोटे हैं, उनके लिए 1992 एक्ट बनाया गया है। अब क्या इस एक्ट में दिया गया, इन दोनों एक्टों में क्या कुछ लिखा गया है, आइए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बीवरेज और एट द पब्लिक प्लेस इज प्रोहिबिटेड, कि आप डायरेक्ट शराब का विज्ञापन नहीं दे सकते, ठीक है। फिर भी देखना, ये इंडस्ट्री वाले इतने समझदार हैं कि जो शराब होती है उसका सोडा बना के बेच देंगे, ठीक है, या उसका कुछ और बना के बेच देंगे। हालांकि मेन बिजनेस शराब का होता है, लेकिन उसका सेम नाम से वो प्रोडक्ट बना लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सिगरेट मस्ट बी कैरियड स्टैच्यूटरी वार्निंग लिखा होता है, और पैकेट पे एक साइड, मान लें कि एक दोनों साइड होती है ना, तो एक साइड कंप्लीट, एक साइड लिखा होता है कि जो स्मोकिंग है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस टू हेल्थ बोलते हैं जिसको, सेहत के लिए खतरनाक है, इससे कैंसर होता है, फिर भी लोग पी जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ, ये सब कुछ क्यों हुआ, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कंपनी को, क्योंकि ये सारे के सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट एंड पैकेट ऑफ तंबाकू प्रोडक्ट, जैसे पान मसाला भी इसके अंदर स्टैच्यूटरी वार्निंग लिखी जाती है, या एडवर्टाइजमेंट एंड पैकेट ऑफ द बेबी फूड के रिगार्डिंग भी सारा काम किया जाता था। तो ये था जी अपना लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो होप सो आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।